हेलो मेरे यूपी के गाँव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर को। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस पेपर का कोड है 347 GD 347 GD क्लास 12 2025 रसायन विज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर। चलिए देखते हैं इस वायरल पेपर का सलूशन। सबसे पहले मिलेगा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और इसमें कहा है पहला कक्का जो पूछ रहा क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता है। शुद्ध जल की मोलरता है। ऑप्शन ए 100 m, ऑप्शन बी 55.56 m, ऑप्शन सी 50 m, ऑप्शन डी 18 m। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन 55.56 m। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विलयन के ताप पर, ऑप्शन सी विलयन की मोलरता पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। ऑप्शन ए Cu+2 AgNO3 जो Cu कोष्टक में NO3 कोष्टक बंद 2+2 Ag। ऑप्शन बी CaO+H2 क्रिया करा के CO+H2O CuO+H2 CuO+H2O। ऑप्शन डी है Fe+H2SO4 यहाँ प्राप्त हुआ FeSO4+H2। तब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CaO+H2 से क्रिया कराने से हमको मिलता है Ca+H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। ऑप्शन ए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी सेकंड इनवर्स, ऑप्शन सी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन डी मोल लीटर इनवर्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन सेकंड इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्नलिखित को परिवर्तित करना होता है। ऑप्शन ए सक्रिय ऊर्जा, ऑप्शन बी साम्य सांद्रण, ऑप्शन सी अभिक्रिया ऊष्मा, ऑप्शन डी अंतिम उत्पाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन सक्रिय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। ऑप्शन ए He तथा Ne, ऑप्शन बी HeNe तथा Ar, ऑप्शन सी HeNe Ar तथा Ar, ऑप्शन डी आर्यन को छोड़कर सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन आर्यन को छोड़कर सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी एक विलायक के लिए इसका मान स्थिर क्यों होता है। इसका उत्तर हो जाएगा किसी विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होता है जो विलेय पदार्थ के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर उत्पन्न होती है। मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है क्योंकि जब विलेय का एक मोल विलायक में घोलते
करते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलराउस का नियम क्या है? इसको देखते हैं। इस नियम के अनुसार अनंतता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, कोलाइडी कणों की निरंतर आदेशात्मक और अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का कहा है, टिंडल प्रभाव क्या है, यह क्यों होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, जब अंधेरे में रखे किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश की तीव्र किरण को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश का पथ एक चमकदार शंकु के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे टिंडल शंकु और यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस क्या होती है? इन्हीं दो उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए अथवा अक्रिय गैसों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आवर्त श्रेणी में शून्य वर्ग के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, क्योंकि ये तत्व रासायनिक रूप में अक्रिय होते हैं। हीलियम, आर्गन, नियॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन तथा जीनॉन उत्कृष्ट गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर का है, संक्रमण तत्वों में जटिल संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्यों? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। संक्रमण तत्वों का छोटा आकार उच्च नाभिकीय आवेश तथा बंध बनाने के लिए डी आयनस कोष की उपस्थिति के कारण होता है, जो जटिल यौगिकों के निर्माण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहा है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। चलिए इसको देखते हैं। जब किसी धातु की छड़ी को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु और विलयन के संपर्क तल पर उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है विलयन का ताप, धातु की प्रकृति, धातु आयनों की मोलर सांद्रता, धातु आयनों पर आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। चलिए इसको देखते हैं। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। अगला पॉइंट है, किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि उन अभिकारकों की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। अगला पॉइंट इसमें, अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक अभिधारण है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्नेही और ध्रुव विरोधी कोलाइडी किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए अथवा उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय कोलाइडी में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। चलिए देखते हैं। ध्रुव स्नेही कोलाइडी तथा उत्क्रमणीय कोलाइडी और ध्रुव विरोधी कोलाइडी यानी अनुत्क्रमणीय कोलाइडी। देखिए इसमें क्या है, ये अत्यधिक जलयोजित होते हैं
और इसका जो क्लोराइड विलयन अस्थाई अधिक अस्थाई होता है और इसका कम अस्थाई होता है। और अर्थात इनके क्लोराइड विलयन का आसानी से अवक्षेपण नहीं होता है, जबकि इनके क्लोराइड विलयन का आसानी से अवक्षेपण हो जाता है। प्रक्षेपित कण अति सूक्ष्मदर्शी से न तो दृश्य होते हैं और न इन्हें पहचाना जा सकता है। इसमें प्रक्षेपित कण यद्यपि नहीं जा सकते, लेकिन इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहचाना जा सकता है। कणों पर एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। राइट, ये हो गया। उदाहरण की बात करेंगे तो गोद, स्टार, जिलेटिन आदि के जल में कोलाइड उदाहरण है। इसमें धातु ऑक्साइडों FeOS3, धातु सल्फाइडों यानी AS2S3 आदि के जल में कोलाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण समझाइए। कारण समझाना इसका संक्रमण तत्वों के कारण एथिलीन का मान उच्च होता है, क्यों? इसका कारण समझाना है। वही दूसरा कह रहा है संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक की तरह कर्म करती हैं, इसका भी क्या करना, कारण समझाना है। तो पहला देखेंगे, संक्रमण धातुओं के करण करण एंथैली के मान उच्च होते हैं। संक्रमण धातुओं में आयनित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, करण एंथैली का मान उतना ही उच्च होगा। इसका कारण यह है कि अयस्क इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इनमें प्रबल पारमाणविक अन्योन क्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके परमाणुओं के मध्य प्रबल बंध पाए जाते हैं। अधिकांश संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं, जिसका मुख्य कारण संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता, आपूर्ति कक्षकों की उपस्थिति तथा इनके द्वारा संकुल यौगिकों का निर्माण करना। उदाहरण B2O5 संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, ये देखिए आपका न्यूमेरिकल है। परासरण योग परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? एक प्रोटीन के 20 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.2 जी ग्राम प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 जी मोल इनवर्स है और 300 के पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। परासरण दाब अर्धारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब बराबर पाई बराबर WV इंटू R इंटू P बाई MV इंटू V। प्रोटीन का भार WV बराबर हो गया आपका कितना है, प्रोटीन का भार कितना था, तो देखिए 1.6 जी ग्राम था। वही विलयन का आयतन जो था 200 सेंटीमीटर क्यू था, यानी बराबर 0.2 लीटर था। और मोलर द्रव्यमान जो था 61.022 जी मोल इनवर्स था और आर बराबर 0.0821 एल के इनवर्स मोल इनवर्स था। ताप बराबर क्या था, 300 कैलोरी। 300 के तो पाई बराबर यहाँ सूत्र लगा दें और बाकी आप लोग सूत्र जानते होंगे। तो इस प्रकार से आप जो है इसका हल यहाँ लगा देंगे, ये आ जाएगा आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं, बस जहाँ जिसका मान रखना है उसको वहीं रख दीजिएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन की हिमांक की गणना कीजिए। जल का मोल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केजी मोल इनवर्स है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मोलर अवनमन स्थिरांक यानी कि अब किसी विलय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। WP बराबर W2 बराबर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 बराबर हो जाएगा 31 ग्राम। W1 बराबर है जल NH2 500 ग्राम। M2 एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 हो जाएगा
2 × 12 + 6 + 2। तो जैसे जो मान है इसका ना मान रख देंगे तो आंसर जो पूरा का पूरा आ जाएगा। जैसे सी बराबर क्या था, तो वहाँ पे जो है सारा का सारा जो उसको रख देंगे आंसर आ जाएगा। C2H6 O2 यहाँ पे रख दिया गया, तो बराबर आ गया 62 ग्राम। तो के बराबर 186 के जी मोल इनवर्स, और डेल्टा टी बराबर के एफ इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1 से रखेंगे। तो ये जो है कैलकुलेशन करेंगे तो जो है आंसर इसका इतना आ जाएगा, राइट। तो आप जो इस तरह से तो कर लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो न्यूमेरिकल हमारा है, मोलर चालकता को समझाइए। 0.02 मोल एल इनवर्स के सी एल बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है। बिलियन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। सेल स्थिरांक का जो है बराबर 129 सेंटीमीटर इनवर्स है। चलिए, मोलर चालकता लैम्डा एम किसी विलयन के एक निश्चित आयतन उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराई गई आयनों चालकता मोलर चालकता लैम्डा एम कहलाती है। मोलर चालकता लैम्डा एम तथा विशिष्ट चालकता के में संबंध, इसको देखते हैं। लैम्डा एम बराबर हो जाएगा के इंटू 1000 बाई सी बराबर हो जाएगा के इंटू 1000 बाई एम। इसका संबंध हो गया, जहाँ सी या एम बराबर विलयन की मोलर सांद्रता है और लैम्डा एम का मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अथवा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। दिया है इसमें आर बराबर 480 ओम, तो एल बाई ए सेल स्थिरांक बराबर 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, तो के बराबर 1 पी बराबर 1/r एल अपॉन ए। ये बराबर हो जाएगा 1 × 129। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा बाकी जो है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल का हल था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा घा है सी और HCl में नहीं बचता है, क्यों? क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सही समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा HCl। HCl में नहीं बचता क्योंकि कॉपर का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव से अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप इसका ऑक्सीकरण H+ आयन द्वारा नहीं हो सकता है। जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखा जा सकता क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जिंक से नीचे रखा गया है। पात्र का जिंक अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयनों Cu2 Cu2 प्लस आयन को कॉपर में अपचयित कर देगा। जैसे यहाँ पर अपक्रिया कराएगा, आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट से अपक्रिया कराया जिंक में, और यहाँ पर मिल जाएगा जिंक सल्फाइड यानी Cu2 प्लस ZnSO4। अथवा करके इसमें दिया क्वेश्चन और दिया निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। E2 कोष्टक में NH3 कोष्टक 16 कोष्टक बड़ा वाला 4 प्लस आयन, और दूसरा है K2NiCN4। इसका उत्तर देखेंगे। पहला है हेक्सा एमी प्लेटिनम IV आयन और पोटेशियम टेट्रासाइनडो निकलेट फर्स्ट हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। संकुल आयन और आयनिक मंडल का उत्तर आ जाएगा। संकुल आयन या जटिल आयन उपसहसंयोजक के उपों में विद्युत रूप से आवेशित वह परिसर जिसमें धातु परमाणु या आयन के चारों ओर निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में लिगैंड उपस्थित होते हैं, संकुल आयन या जटिल आयन कहलाता है। यह आयन बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए बड़ा वाला कोष्टक Cu, छोटा कोष्टक Cl, कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक 1 स्क्वायर माइनस आयन ऋणावेशित संकुल आयन तो बोलते हैं। वहीं सी कोष्टक में CO छोटा कोष्टक NH3 कोष्टक 1
बड़ा वाला कोष्टक बंद। क्यू प्लस आयन धनावेश संकुल आयन, यह आयनिक मंडल या परिसर उप सह संयोजक यौगिकों का वह भाग है जो जल द्वारा आयनित हो जाता है, आयनिक आयनिक परिसर कहलाता है। यह भाग बड़े कोष्टक से बाहर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए भाग बड़े कोष्टक से बाहर, भाग बड़े कोष्टक से बाहर। बड़ा कोष्टक CO, छोटा कोष्टक NH3 कोष्टक बंद, 5Cl, बड़ा कोष्टक बंद, Cl2। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो है उप सहसंयोजक परिसर और आयनिक परिसर देखने को मिल जाएगा। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है का बर्कले हार्टले विधि द्वारा किसी तनु विलयन के परासरण दाब का प्रयोगात्मक निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा बर्कले हार्टले विधि। बर्कले और हार्टले द्वारा प्रस्तुत 1904 में जो विधि पुस्तक में दी गई परासरण दाब की दूसरी परिभाषा पर आधारित एक अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड है। इस विधि में विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश होने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक बाह्य दाब अर्थात परासरण रोकने के लिए लगा दाब ही विलयन का परासरण दाब होता है। देखिए बर्कले हार्टले विधि जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह आपने पूरी एग्जाम में छाप देंगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। बर्कले हार्टले विधि में प्रयुक्त उपकरण की अनुप्रस्थ काट चित्र में प्रदर्शित है। इस उपकरण में एक सरंध्र नली के छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह सरंध्र नली स्टील के एक मजबूत पात्र बाह्य जैकेट में लगी रहती है। स्टील के पात्र में एक पिस्टन पी और दाब मापी लगा होता है। सरंध्र नली के एक सिरे पर डांटदार थिसिल फनल और दूसरे सिरे पर एक गैस नली लगी होती है। स्टील के पात्र में अज्ञात परासरण दाब का विलयन और सरंध्र नली में थिसिल फनल द्वारा शुद्ध विलायक की गैस नली में एक तल प्राप्त करने तक भर दिया जाता है। परासरण के कारण विलायक के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलयन में प्रवेश करने के कारण केश नली में विलायक का तल नीचे की ओर गिरने लगता है। केश नली में विलायक के तल को अपनी प्रारंभिक स्थिति में स्थिर बनाए रखने के लिए अर्थात विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर विलायक में प्रवेश रोकने के लिए पिस्टन पी द्वारा विलयन पर आवश्यक दाब समायोजित करते रहते हैं। साम्यावस्था प्राप्त करने की स्थिति में परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब ही विलयन का परासरण दाब होता है। इस दाब को दाब मापी द्वारा पढ़ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। संक्रमण धातुओं की समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और परीक्षण प्रभाव को समझाइए। तो उत्तर है संक्रमण धातुओं की समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को N-1 D1 10 NS1 2 PD में 4D 10 F5SO से प्रदर्शित किया जाता है। आगे अगला जो क्वेश्चन है, अब जो आपको देखने मिलेगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। परीक्षण प्रभाव किसी परीक्षण के नाभिक तथा बाह्यतम संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न प्रतिकर्षण कम हो जाता है। यह प्रभाव परीक्षण प्रभाव कहलाता है।
यहाँ देख कह रहा है अतुलगतीय प्रश्न संख्या 1 को देख लेंगे, वहां से जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है बताया था परीक्षण प्रभाव को, तो परीक्षण प्रभाव जो है इसका परिभाषा ये है कि किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्य संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल आंतरिक कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न प्रतिकर्षण कम हो जाता है। यह प्रभाव परीक्षण प्रभाव कहलाता है। यहाँ देख लीजिए इसका संरचना कुछ है इस प्रकार से। ये इसका स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अर्धसेलों के विभवांतर को कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी उपयोगिता को लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अर्धसेलों का विभवांतर सेल के विभवांतर आवल के बराबर होता है तथा सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। इसकी गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। ESLR/OP, ये जो आपको सूत्र यहाँ देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। और इसको देखते हैं। प्रायोगिक रूप से इनका मान विभवमापी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। विभवमापी इसका उपयोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा किसी सेल के विभवांतर व बल के यथार्थ मापन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी सेल के अमीटर तथा वोल्टमीटर के अंशशोधन कैलिब्रेशन में भी होता है। सिद्धांत। विभवमापी को चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बल E1 व E2 तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को प्रतिरोध R तथा धारामापी से जोड़ा गया है। यदि E1 स्मॉलर देन E2 हो तो परिपथ में I बराबर E1 माइनस E2 बाई R वामावर्त होगा और अतः धारामापी में एक दिशा में विक्षेप होगा। और अगर यदि E2 स्मॉलर देन E1 हो तो परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 और R दक्षिणावर्त हो जाएगा अतः धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। यदि E1 बराबर E2 हो तो L बराबर 0 होगा अतः धारामापी विक्षेप शून्य होगा। अतः यदि एक विभवांतर वामावर्त बल परिवर्तित हो तो इसे बदलकर ऐसी स्थिति में लाया जा सकता है जिससे धारामापी में विक्षेप शून्य हो। इस स्थिति में दोनों विभवांतर वामावर्त बल समान होंगे। यही विभवमापी का सिद्धांत है। इस तरह देख लीजिए इसका। यदि तार AC के सिरों पर का विभवांतर V तथा इसकी लंबाई L हो तो विभव प्रवणता के बराबर VL होता है। अब V वामावर्त बल E के एक सेल के धन सिरे को बिंदु A से तथा ऋण सिरे को धारामापी से जोड़ देते हैं। धारामापी के दूसरे सिरे को सर्पी कुंजी से जोड़कर कुंजी की नोक को तार AC पर खिसकाते हुए ऐसा बिंदु P प्राप्त करते हैं जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो। इस परिपथ को द्वितीय परिपथ यानी सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। दोनों चित्रों की तुलना करने से यह स्पष्ट है कि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल का V बल की तार पर बिंदु A व P के बीच विभवांतर के बराबर होगा, अर्थात E बराबर VAP। यदि शून्य विक्षेप की स्थिति में तार AP की लंबाई L हो तो VAP बराबर हो जाएगा KL, इसलिए E बराबर VAP बराबर KL। अगला क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत BBT की क्या सीमाएं। यद्यपि संयोजकता बंध सिद्धांत विभिन्न संकुल यौगिकों के बनाने, इनकी संरचना तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। उदाहरण युग्मत इलेक्ट्रॉनों के बीच बल, संकर यौगिकों के अस्थायित्व एवं इनका रंग इत्यादि की व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं की जा सकी। इसकी मुख्य सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, इस सिद्धांत में बहुत सी परिकल्पनाएं हैं जो त्रुटिपूर्ण है। पदार्थ के चुंबकीय गुणों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। ये सामान्यतः अनचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय ही कहे जाते हैं। संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या संयोजित बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती है। संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिक एवं गतिक स्थायित्व का मात्रात्मक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतः एवं बाकक्षक संकर यौगिकों के विषय में कोई व्याख्या नहीं करती है, जैसे CONH3 से 1 6
और बड़ा कोष्टक बंद 3 प्लस आयन अंतः कक्षक संकर तथा बड़ा कोष्टक COF6 कोष्टक बंद 3 माइनस आयन बाह्य कक्षक संकर क्यों है? कुछ यौगिक सक्रिय लेवली है जबकि कुछ संकर यौगिक अक्रिय क्यों है? इस सिद्धांत के इस विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दुर्बल एवं प्रबल लिगेंड के मध्य अंतर नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत ताप के साथ साथ चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। यह समकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं करता। तो ये रहा केमिस्ट्री का आज का वायरल पेपर और मैंने इसका सारा का सारा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।